नमस्कार, ये है आवाज टुनाइट और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर दिन भर की बड़ी अहम और खास खबरें, खास तौर पर आपके लिए, क्योंकि ये खबरें आपके लिए होती हैं काम की और फायदे की। तो सबसे पहले सुनिए इस वक्त की हेडलाइंस। लिस्टिंग नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रमोटरों की संपत्ति हो सकती है जब्त, शेयर को भी किया जा सकता है डिलीट। सेबी ने जारी की नई गाइडलाइंस। बेवजह मुकदमेबाजी के पछड़े में अब नहीं फंसेगा इनकम टैक्स विभाग। 10 जून तक 10 लाख रुपए तक के टैक्स मामले सुलझाने के आदेश। चीनी नहीं होगी महंगी, राज्यों के विरोध के बाद टल सकता है सेस लगाने का फैसला। जीएसटी काउंसिल की बैठक कल। अब चेहरा दिखाकर एयरपोर्ट पर मिलेगी एंट्री। फेस रिकॉग्निशन तकनीक 5 एयरपोर्ट पर शुरू करने की योजना। यात्रियों का बचेगा करीब आधा घंटा। खराब ग्लोबल संकेतों के बावजूद बड़ी गिरावट से बचा बाजार। सेंसेक्स 73 पॉइंट फिसला। कर्नाटक के चुनाव में मोदी राहुल के बीच बयानों की जंग। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को बताया सेना विरोधी, तो राहुल गांधी ने कहा बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव में झोंकी गब्बर सिंह की पूरी टीम। उत्तर भारत में आंधी तूफान का कहर, 100 से ज्यादा लोगों की मौत। मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 48 घंटे में राजस्थान, यूपी समेत कई राज्यों में फिर आ सकता है तूफान। और दमदार इंजन के साथ BMW ने लॉन्च की नई मिनी कंट्रीमैन, कीमत 35 लाख रुपए। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अब लिस्टिंग के नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों की खैर नहीं होगी। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आज लिस्टिंग की नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके तहत सेबी प्रमोटर्स की संपत्ति को जब्त भी कर सकता है। इतना ही नहीं, सेबी कंपनी को डिलिस्ट भी करा सकता है। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, क्या कहती है सेबी की नई गाइडलाइंस? देखिए, अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो आपको लिस्टिंग की कई गाइडलाइंस जो है वो भी पूरी करनी होगी। जैसे आपको एक महिला डायरेक्टर को नियुक्त करना है, अगर आप वो नियुक्त नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी जो है वो लग सकती है। 1000 रुपये से लेकर के 5000 रुपये प्रतिदिन की पेनल्टी जो है आपको वो लग सकती है। अगर आप बोर्ड बैठक की मीटिंग की जानकारी पहले से नहीं बताते हैं तो 10,000 रुपये की पेनल्टी आपको तब लग सकती है। और इसके अलावा बाकी कई सारे नियम है जिसका आपको पालन जो है वो करना है। अगर आप इन नियमों का पालन जो है नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो प्रमोटर्स हैं उनके एसेट्स को फ्रीज किया जा सकता है, आपकी शेयर में ट्रेडिंग जो है वो रोकी जा सकती है। साथ ही साथ जो आपके शेयरों को डिलिस्ट जो है वो भी किया जा सकता है। तो ये सारे एक्सचेंज को अधिकार जो है वो दे दिए हैं। ये नए नियम जो है सितंबर 2018 से जो है लागू हो जाएंगे। उसके बाद आपको इन नियमों का कड़ाई से पालन जो है वो करना होगा। जी बिल्कुल, तो नियम कड़े हैं और कड़ाई से पालन भी होगा इनका। इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेबी के पूर्व वीडी जैन गुप्ता। गुप्ता साहब, स्वागत है आपका। तो जो सेबी ने नई गाइडलाइंस दी है, नियमों को थोड़ा कड़ा किया है, आपको क्या लगता है क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? धन्यवाद। देखिए, मेरा कहना यह है कि नियम सेबी ने बहुत पहले से बनाए हुए हैं, लेकिन उनका चूंकि पालन नहीं होता था और प्रॉब्लम ये थी कि इतनी सारी लिस्टेड कंपनी है और सभी चीजों को मॉनिटर नहीं करता, तो उन्होंने अब क्या किया है कि स्टॉक एक्सचेंज के पास पहले मॉनिटरिंग की पावर थी, पेनल्टी की पावर नहीं थी। कुछ विषयों में थी बट ये सारे विषयों में नहीं थी। तो ये उन्होंने बड़ा स्ट्रीमलाइन कर दिया है और स्टॉक एक्सचेंज को काफी पावर दे दी है, रेट फिक्स कर दिए हैं। और साथ में आपने देखा होगा उन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बताया है। तो इससे एक चीज होगी, एक तो यूनिफॉर्मिटी आएगी और दूसरा जो नियम कानून कड़े बने हैं, कड़े बनाने के साथ साथ उनका पालन बहुत जरूरी था और वो होने की दिशा में है। तो इससे आगे देखने में लगेगा कि जो कंपनी जो बहुत बार जो नियमों का उल्लंघन करती थी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड को वायलेट करती थी, ये सब में सुधार आएगा। और कंपनी जो है और दूसरी एक चीज में इम्पोर्टेंट है कि इसमें एक चीज उन्होंने देखी है कि अगर नॉन कंप्लायंट होती है तो उसमें जिम्मेदार इन्वेस्टर नहीं होता है, उसमें जिम्मेदार प्रमोटर होता है जो कंट्रोल में होता है। तो प्रमोटर को जो शेयर के फ्रीज करने की बात है ये बहुत अच्छी है, इससे प्रमोटर को और प्रेशर पड़ेगा। जी, लेकिन एक जो डिलिस्ट करने वाला क्लॉज है, इसमें जो निवेशक है, इन्वेस्टर है, उसका कैसे ध्यान रखा जाएगा? देखिए, ऐसा है, सेबी के नियमों का आप देखिए डिलिस्टिंग रूल्स हैं, तो एक डिलिस्टिंग रूल में कंपलसरी डिलिस्टिंग का प्रोविजन है। तो कंपलसरी डिलिस्टिंग के प्रोविजन के तहत जितने भी इन्वेस्टर होते हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है कि अगर वो ट्रेडिंग नहीं हो रही है शेयर की तो वो उसको एक वैल्यूएशन कराया जाता है, वैल्यूएशन के तहत उनको पैसा दिलाया जाता है। तो ये सब चीजें डीलिस्टिंग रूल से आएंगी, इस रूल से नहीं आएंगी। इस रूल में तो सिर्फ पावर ये है कि
कि उसको डीलिस्ट करा जा सकता है, कंपल्सरी डीलिस्ट किया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया गुप्ता जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसा गुप्ता जी बता रहे थे कि नियम मौजूद थे लेकिन उनका सख्ती से पालन नहीं हो रहा था, और अब एक्सचेंज के हाथ में ताकत बढ़ जाएगी कि वो लिस्टिंग के वक्त जो भी कंपनियां किसी भी तरीके से नियम का पालन नहीं करती, उनका उल्लंघन करती, उन पर कड़ा एक्शन लिया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका भी असीम इस जानकारी को हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे। यहां पर बेवजह मुकदमेबाजी के पछड़े में इनकम टैक्स विभाग अब नहीं पड़ना चाहता है। छोटे और मझोले टैक्स पेयर्स को एक बड़ी राहत देने का फैसला यहां आया है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रमुख सीबीडीटी चेयरमैन ने सभी चीफ कमिश्नर्स को आदेश दिए हैं कि 10 लाख रुपए तक के मामले को प्राथमिकता के साथ निपटाया जाए। हमारे इकोनॉमिक अफेयर एडिटर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए। लक्ष्मण, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मुहिम जो ये है कि अब 10 लाख तक के जो मामले हैं उन्हें प्राथमिकता से निपटाया जाए, क्या लोगों के लिए, इनकम टैक्स पेयर्स के लिए एक राहत की बात है? दरअसल इनकम टैक्स विभाग में आपने कोई अपील दाखिल कर रखी है या फिर कोई विवाद फंसा हुआ है और उसकी रकम अगर 10 लाख रुपए से कम है तो इसका निपटारा अब जल्द होने वाला है। इसके लिए आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हेड यानी सीबीडीटी चेयरमैन ने देश के सभी चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उसमें आदेश दिया कि जितने भी अपील दाखिल किए गए हैं छोटे और मझोले टैक्स पेयर्स को, उसको प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़े बड़े मामलों में जो अपील दाखिल किए जाते हैं उसके निपटारे पर फोकस करता है, लेकिन अब ये छोटे मझोले अपील पर निपटाने पर फोकस पहली बार होने जा रहा है। इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक जितने भी अपील इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास लंबित है उसमें से 60% अपील वो हैं जिसमें रकम 10 लाख या उससे कम है। 40% अपील वो है जहां पे 2 लाख या इससे कम के रकम इसमें शामिल है। और एक दूसरा महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया है कि जितने भी अपील में सुधार को लेकर जो भी रेक्टिफिकेशन के मामले हैं उसको भी जल्द से जल्द 30 जून तक हर हाल में आप निपटा दीजिए। इतना ही नहीं, अपील पर कोई फैसला हो चुका है तो फैसले के अमल में अब तक जो देरी हुई है उसे भी खत्म करिए। सभी फैसले पर 30 जून तक आप अमल कर दीजिए। इन सब के लिए आप चाहें तो एक खास पखवाड़ा शुरू कर सकते हैं जिसके तहत सारे मामले निपटाए जा सके। तो ये एक बड़ी राहत की बात छोटे मझोले इनकम टैक्स पेयर्स के लिए। एक और बड़ा फैसला ये लिया गया इस बैठक में, वो ये कि ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत जिन 3 लाख लोगों को नोटिस जारी किया गया था उसमें से अभी भी करीब 95,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया है। अब इन 95,000 लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे लोग कड़ी कार्रवाई के लिए भी तैयार हो जाएं जिन्होंने ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत दिए गए नोटिस का जवाब नहीं दिया है। तो ऐसे लोगों के लिए तो चेतावनी है जिन्होंने ऑपरेशन क्लीन मनी के साथ कंप्लायंस नहीं किया, नोटिस का जवाब नहीं दिया। लेकिन बाकी लोगों के लिए एक राहत की बात है कि उनके मामले अब जल्द निपटेंगे, 2 महीने के अंदर निपटा दिए जाएंगे इनकम टैक्स विभाग की तरफ से। लेकिन कंज्यूमर से जुड़ी लक्ष्मण एक और अच्छी खबर है, उस पर भी हम आपकी राय चाहेंगे। इन गर्मियों में चीनी महंगी नहीं होने जा रही है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल जीएसटी काउंसिल की बैठक में चीनी पर सेस नहीं लगने वाला है। तो लक्ष्मण ये बताइए कि कल बैठक का एजेंडा क्या रहने वाला है और यह फैसला कब हुआ कि अब चीनी पे कोई सेस नहीं लगाएंगे? दरअसल कल जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है उसमें अब तक ये माना जा रहा था कि सरकार चीनी पर सेस लगा देगी, एथेनॉल पर जीएसटी घटा देगी, जीएसटीएन को सरकारी कंपनी बनाने पर मंजूरी दे देगी। लेकिन इस काउंसिल की बैठक से ठीक पहले आज जो वित्त मंत्रालय में काउंसिल से संबंधित अधिकारियों की बैठक हुई वो काफ़ी अहम हुई। अब ऐसा लग रहा है कि शायद इन सभी मसलों पर जीएसटी काउंसिल में आसानी से फैसला ना हो, क्योंकि अधिकारियों की बैठक में इन सभी मसलों पर आम राय नहीं बनी। यहाँ तक कि राज्य के अधिकारी और केंद्र के अधिकारी के बीच में मतभेद निकलकर सामने आया। मिसाल के तौर पर प्रस्ताव ये था कि चीनी पर सेस लगा दिया जाए। कई राज्यों ने सेस का विरोध किया। उनका कहना था कि इससे कंज्यूमर को नुकसान होगा। कुछ राज्यों का कहना था कि सेस लगा करके आप किसान और चीनी मिलों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हमारे राज्य में ना तो किसान है ना तो चीनी मिल है, सिर्फ हमारे यहाँ कंज्यूमर है जिसको नुकसान उठाना पड़ेगा, तो हम सेस के पक्ष में नहीं है। दूसरा प्रस्ताव था कि एथेनॉल पर जीएसटी घटा दिया जाए। इसका भी राज्यों ने विरोध किया। उनका कहना था कि हटाने से टैक्स का नुकसान होगा और 90% एथेनॉल का इस्तेमाल अल्कोहल इंडस्ट्री करती है, तो अल्कोहल इंडस्ट्री को हम बढ़ावा क्यों दें।
एक तीसरा प्रस्ताव था कि जीएसटीएन को, जो कि जीएसटी के लिए सॉफ्टवेयर मुहैया कराती है, उसको पूरी तरह से सरकारी कंपनी बना दी जाए। इसका भी कुछ राज्यों ने विरोध किया, कहा कि ऐसा करने से जीएसटीएन के अंदर जो लोचशीलता है वो खत्म हो जाएगी और उसमें लाल फीताशाही आ जाएगी, जो कि जीएसटी के लागू करने में हो सकता है कि अवरोध बनकर निकलकर सामने आए। हालांकि ये जीएसटी काउंसिल का फैसला नहीं था, जीएसटी काउंसिल से पहले अधिकारियों का मत है। जरूरी नहीं कि अधिकारियों के इस मत के हिसाब से जीएसटी काउंसिल फैसला ले, हो सकता है राजनीतिक रूप से अहम फैसलों पर राजनीतिक सहमति बन जाए और कुछ फैसलों को मंजूरी दे दी जाए जीएसटी काउंसिल की बैठक। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आप कह रहे हैं, जो आखिरी लाइन आपने कही कि ये कोई अंतिम फैसला नहीं है, जीएसटी काउंसिल में बात पहुंचेगी, मंत्रियों के बीच जाएगी, क्योंकि वहां सभी राज्यों के इकोनॉमिक मिनिस्टर्स हैं, वहां पे वित्त मंत्री हैं। तो क्या वो फैसला लेते हैं, वो राजनीतिक सोच भी हो सकती है उसमें शामिल। तो शायद देखना होगा कल कि क्या फैसला फाइनल होता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। इधर नौकरी के मोर्चे पर सवालों के घेरे में आई मोदी सरकार के लिए राहत की खबर है। एचआर फर्म टीम लीज के एक सर्वे में बात सामने आई है कि अगले 3 साल में देश में सिर्फ सेल्स में बिना किसी रिफॉर्म के ही 25 लाख नौकरियां लोगों को मिल सकती हैं। और अगर कुछ लेबर रिफॉर्म कर दिए जाएं तो यह आंकड़ा 1 करोड़ के भी पार जा सकता है। एफएमसीजी और रिटेल सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियां आएंगी। ई कॉमर्स और ई वॉलेट्स में भी काफी संभावना है। टीम लीज का कहना है कि कई सेक्टर्स में नौकरियों की डिमांड है, लेकिन काबिल लोग नहीं है। टीम लीज का यह भी कहना है कि अगर फोकस स्किल डेवलपमेंट पर किया जाए तो देश में जॉब्स नहीं होने का रोना मिट जाएगा। बहुत सारे जगह पे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं और यार डिमांड क्रिएट हो रहा है। सेल्स अलोन कैन बिकम इंडियाज जॉब मार्केट सैल्वेशन। जो मैन्युफैक्चरिंग ने किया है चाइना के लिए, मैन्युफैक्चरिंग स्टिल नीड्स टू बी एक्टिवेटेड इन इंडिया। हमें लगता है कि सेल्स कैन डू इट फॉर इंडिया। इतने जॉब सेल्स में आ सकते हैं। हमें ये कोशिश करना चाहिए, एंड कीपिंग असाइड पॉलिटिक्स, कि हम किस तरह से जो जॉब्स ऑलरेडी है उसको लोगों तक कनेक्ट कर पाए। और उसके लिए फोकसिंग ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग द राइट स्किल्स इज वेरी एसेंशियल। नेशनल पेंशन स्कीम में ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है। पीएफआरडीए ने एनपीएस से पैसे निकालने के नियमों में ढील दे दी है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के साथ आ गए एक बार फिर हमारे साथ हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, हमें यह बताइए कि किस तरह की राहत आ रही है यहाँ लोगों के लिए, निवेशकों के लिए। देखिए, नेशनल पेंशन स्कीम में जो लोग इन्वेस्ट करते थे उनको ये लगता था कि उनका फंड जो है ब्लॉक हो जाएगा, वो उसका इस्तेमाल जो है आगे नहीं कर पाएंगे, इसको विड्रॉ जो है नहीं कर पाएंगे, कुछ टाइम के बाद ही उनका लॉक इन पीरियड है, उसके बाद उसको निकाल पाएंगे। लेकिन अब पीएफआरडीए ने पिछले हफ्ते एक बोर्ड की बैठक में एक अहम फैसले को मंजूरी दी है। इसके तहत अगर आप अब हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं या फिर अपना कारोबार जो है वो जमाना चाहते हैं तो आप एक पार्शियल फंड जो है इससे विड्रॉ जो है वो कर पाएंगे। दूसरा एक बड़ा फैसला इसमें ये लिया गया कि पहले इक्विटी में आप 50% तक निवेश जो है वो कर सकते थे, लेकिन इसको बढ़ा करके 75% जो है वो कर दिया। इससे ग्राहकों को बहुत फायदा होगा। एक तो पहला कि उनका टैक्सेबल इनकम टैक्स जो है काफी बचेगा, साथ ही साथ वो अपने इक्विटी में निवेश करके ज्यादा कमाई के मौके जो है वो भी पा सकेंगे। जी शुक्रिया असीम इस जानकारी के लिए। तो अब यहाँ पर एनपीएस में निवेश करने वालों के लिए थोड़ी आसानी रहेगी अपने फंड्स को निकालने के लिए। इधर दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित पूरा उत्तर भारत कल तूफान और आंधी के कहर से दहल गया। अकेले यूपी और राजस्थान में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। रेतीली आंधी और भारी बारिश से कई मकान ढह गए, सड़कों पर पेड़ उखड़ गए, सड़कों पर कई जगह होर्डिंग्स गिर गए, जिससे ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए इस तूफान ने ग्रामीण इलाकों में ज्यादा तबाही मचाई। यूपी में 70 लोगों की मौत हुई है। आगरा में सबसे ज्यादा 36 लोगों की जानें गई हैं। 100 से ज्यादा जानवरों की भी मौत हुई है। राजस्थान में भी तूफान ने भारी तबाही मचाई है, जहां पर 32 लोगों की मौत की खबर है। राजस्थान सरकार ने मृतकों के घर वालों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर तूफान में हुई मौतों पर दुख जताया है। मौसम विभाग ने लेकिन चेतावनी जारी की है कि अगले 24 घंटों में देश के 17 राज्यों के कई इलाकों में आंधी और बारिश के साथ ओले भी पड़ सकते हैं। इन राज्यों में उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत में केरल तक शामिल है। इसके अलावा ओडिशा, बंगाल, बिहार और यूपी में भी मौसम बिगड़ने की आशंका है। स्काईमेट के मौसम वैज्ञानिक जीपी शर्मा ने अगले 2 दिन तक तेज आंधी और भारी बारिश की चेतावनी दी है। हम कहेंगे कि अगले 2 दिन में तो पूर्व भारत, उत्तरी भारत में भी, पहाड़ी क्षेत्र कहें तो उनमें किसी भी तरह का कोई भी
ऐसा नहीं, रिलीफ हमें नहीं दिख रहा कुछ दिनों में। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में अगले 2 दिन तक और सतर्क रहने की ज़रूरत होगी, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान, निकटवर्ती दिल्ली, एनसीआर में भी। और उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 2 या 3 दिन का कुछ ब्रेक हो, पर अगला स्पेल दोबारा से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जो कि 8 तारीख से, 7 की रात से और 8-9 को। उसके बाद फिर ऐसी ही स्थिति बन जाने की संभावना है। चलिए यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद चेहरा दिखाकर एयरपोर्ट पर अब मिलेगी एंट्री। तो क्या है तैयारी, देखिए आगे। अब आप अपना चेहरा दिखाकर एयरपोर्ट पर एंट्री ले पाएंगे। ये ठीक उसी तरह से होगा जैसा आजकल स्मार्टफोन में फेस रिकॉग्निशन फीचर होता है, जिसमें चेहरा दिखाकर फोन अनलॉक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अब सिक्योरिटी चेक पर मैनुअल चेकिंग की जगह लेगा फुल बॉडी स्कैन। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करते हैं, कैसे होगा ये सब। हमारे साथ है हमारे संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, कैसे काम करेगा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम एयरपोर्ट्स पर? दुनिया के कई सारे एयरपोर्ट्स में ये सुविधा है और अब भारत भी इसे अपनाने जा रहा है। अगले साल जनवरी से हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। जो 5 एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे अभी पायलट प्रोजेक्ट के फेज़ पे है ये फिलहाल। और ये इतना आसान होगा कि आपको, अगर आप हार्ड कॉपी टिकट की नहीं कैरी करते हैं, अगर आप मान लीजिए सॉफ्ट कॉपी भी नहीं कैरी करते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका चेहरा ही काफ़ी होगा। आपको एक बार, पहली बार स्कैन ज़रूर करवाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जब आपका फेशियल ID उसकी डेटाबेस में आ जाती है तो बुकिंग के दौरान आप सिर्फ अपनी ID डालेंगे और आप सीधे एयरपोर्ट पे एंट्री करेंगे। और मुश्किल से 1 मिनट से भी कम का वक्त लगेगा आपके जो आपके डेटाबेस से आपकी फेस की ID को, इसके स्कैन को मैच करने में, और आप एंटर कर सकते हैं। अभी ये समय लंबा लगता है, आपको लाइन में लगना पड़ता है, आपको जो है टिकट देना पड़ता है, उसके बाद आपको बोर्डिंग पास दी जाती है। अब आपका सिर्फ चेहरा ही आपका टिकट है, आपका बोर्डिंग पास है, आप सीधे फ्लाइट में बोर्ड कर सकते हैं। ये व्यवस्था करने जा रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसके लिए जो तैयारियां हैं, जो प्रोटोकॉल है, वो फिलहाल तैयार हो रहा है। हालांकि शुरुआत में फेस रिकॉग्निशन की सुविधा सबके लिए जरूरी नहीं होगी। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि यात्री ये सुविधा लें या न लें, ये पूरी तरह से उन पर निर्भर होगा। I will, of course, reiterate what we have been saying all along on Digi Yatra. It's completely voluntary. It's completely voluntary. Your biometrics are not required for you to travel. You can continue to travel the way you're traveling right now. Those that want the added convenience of the use of biometrics to be able to have an all-digital experience can, on a per-trip basis, decide to use their biometrics or not to use their biometrics. कर्नाटक चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का प्रचार अभियान अब उफान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने तीसरे चरण का चुनाव प्रचार शुरू किया। वहीं राहुल गांधी ने भी कर्नाटक के बीदर से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के गुलबर्गा में राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जैसे कर्नाटक की जनता गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, वैसे ही अब कांग्रेस सरकार को भी बर्दाश्त नहीं करेगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस को सेना विरोधी करार दिया और कहा कि सेना ने अपनी जान की बाजी लगाकर सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन कांग्रेस ने शहीदों का अपमान किया और उस पर सवाल उठाए और सबूत मांगे। ये कांग्रेस पार्टी बेशर्मी के साथ देश के शहीदों का अपमान करने की आदत रखने वाली, देश के वीरों का अपमान करने की आदत रखने वाली, मातृभूमि के लिए जी जान से मरने मिटने वालों को भुला देने वाली कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी सवाल या निशान खड़े कर दिए और कहा, मोदी जी जरा सबूत लाइए, सबूत लाइए। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के बीदर में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। राहुल ने कहा कि नीरव मोदी से लेकर अमित शाह के बेटे की कंपनी पर पीएम मोदी ने एक बार भी कुछ नहीं बोला। इस बार आपने गब्बर सिंह की पूरी टीम कर्नाटक के विधानसभा में डालने की कोशिश कर रहे हो। मतलब उसमें गब्बर भी है, सांबा भी है, कालिया भी है, उस समय मतलब पूरा का पूरा गैंग, रेड्डी ब्रदर्स का पूरा गैंग जो जेल में था, उसको आप निकाल कर विधानसभा में डालने की कोशिश कर रहे हो और फिर आप देश से कहते हो कि हां मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं।
तो यहां पर सियासी जंग कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच। आगे बढ़े, कुछ और खबरों पर नजर डालें। मिनी ने अपनी सेकंड जनरेशन वाली कंट्रीमैन को लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 34,90,000 से 41,40,000 रुपए के बीच है। नई मिनी कंट्रीमैन पहले के मुकाबले ज्यादा स्पेशियस है और इसमें कई नए फीचर्स भी दिए गए हैं। साथ ही ये चेन्नई प्लांट में बनेगी। कंपनी ने इसके 3 वेरिएंट उतारे हैं, 2 पेट्रोल इंजन के साथ और 1 डीजल के साथ। इसमें पेट्रोल वेरिएंट में 2 लीटर का इंजन लगा है जो 192 बीएचपी का पावर देगा, जबकि डीजल वेरिएंट में भी 2 लीटर का इंजन है, लेकिन पावर मिलेगी 190 बीएचपी की। दोनों इंजन 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के सहारे काम करेंगे। इसमें जितने भी लाइट लगे हैं उन सब में एलईडी का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी इसकी बिक्री जून से शुरू करेगी। तो आवाज टुनाइट के इस एडिशन में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।